नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। भारत में चौथे चरण में देश के कुल 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है और अब मतदान के लिए कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर अंतिम चरण में मतदान आज हो रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर हमने पर्ची बांटने का काम किया और 8 सीटों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चौथे चरण में जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे हालांकि नजर आ रही है, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता भी दिख रहा है और इन सबके बीच में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि हर चुनाव का एक नया अनुभव होता है। कांग्रेस ने नोटा को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया कि निर्दलीयों में से भी किसी को प्रत्याशी बना सकते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी और अध्यक्ष दोनों मैदान में हैं और प्रत्याशी को देखकर लोग मैदान छोड़ देते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कोई क्या, लेकिन एक भी सीट हम कमजोर की स्थिति में नहीं है। अब ये अलग बात है कि हमारे लिए वोट जैसा ये जो चुनाव है, इस चुनाव के आधार पर जो अनुभव आए हैं, अब इस अनुभव से आगे सीखने लायक बहुत सारी चीजें की। ये जैसे कांग्रेस के द्वारा नोटा की बात करना, ये हमारे लिए एक नया अनुभव है। कोई पार्टी ये कांग्रेस नोटा तो उपलब्ध प्रत्याशी में केवल विकल्प है, वो प्रत्याशी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने उसको प्रत्याशी बनाया है, ये अपने आप में वैधानिक भी गलत है और पार्टी के लेवल पे तो घोर गलत है। सारे प्रत्याशियों को नकार के नोटा का विकल्प है जो उपलब्ध ईवीएम मशीन। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव को और जिस सीट का जिक्र हो रहा था वो है इंदौर की सीट, जहां पर सबसे ज्यादा बयानबाजी देखने को मिली है क्योंकि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांतिबम ने आखिरी मौके पर अपनी पर्ची वापस ले ली और इसी को लेकर वो कह रहे थे कि कांग्रेस पहली बार एक पार्टी नोटा को प्रमोट कर रही है। खैर, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से दुर्गेश यादव, योगेश राठौर हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवास से और जाहिर तौर पर लगातार कवर कर रहे हैं। आज दिन भर मतदान जारी रहा है, इनसे जानेंगे क्या कुछ अनुभव रहा, दिन भर का क्या कुछ अपडेट रही। सबसे पहले हमारे सहयोगी दुर्गेश के पास जाएंगे भोपाल में। दुर्गेश, जाहिर तौर पर अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान है और ज्यादातर सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है इन पर बीजेपी की भारी पकड़ है और पिछले चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत देखने को अब तक मिला है। आज का चुनावी हाल क्या रहा दुर्गेश? चलिए, दुर्गेश से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। टीम एक बार देखें क्या समस्या है। संजय शर्मा के पास चलते देवास में। संजय, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी हुई है। देवास वो सीट जहां पर इन 8 सीटों में पिछली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और आज क्या देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह जनता के बीच में? जी, अभी तक हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग प्रारंभ हो चुकी थी और अभी तक देखा जाए तो 67% मतदान हो चुका है। जी जी संजय, जाहिर तौर पर क्या लग रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि अब मतदान में 1 घंटे का ही समय शेष रह गया है। पिछली बार इस सीट पर अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 81.09 मतलब 81% से अधिक की वोटिंग यहां पर देखने को मिली थी। इस बार क्या लग रहा है कि क्या पिछली बार से वोटिंग प्रतिशत कम रहने वाला है और अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव किस पार्टी पर ज्यादा पड़ेगा? जी, अभी तक हम बताते हैं पिछली बार जो 81% मतदान हुआ था, इतना तो होना संभव नहीं है, परंतु ये है कि 70 के ऊपर कुछ भी शाम 6 बजे तक पहुंच सकता है मतदान देवास का। संजय, क्या कारण लगता है इसके पीछे? क्या क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिलती है और क्या देवास में उस तरह का उत्साह नहीं नजर आ रहा है? क्या कारण निकल के सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों की अगर माने अपन तो किसानों की अगर मानेंगे तो एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी के लिए किसान कहीं न कहीं दुखी नजर आता है
इस विषय को लेके और विकास के मुद्दों पे चुनाव हुआ है, ये बात जरूरी है, परंतु देवास एक इंडस्ट्रीज एरिया है और रोजगार को लेके भी लोगों में कहीं न कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई मतलब उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है देवास के लोगों को, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया होने के बावजूद। और देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ भी कहा जाती है ये सीट। 2009 में सिर्फ सज्जन वर्मा जीते थे, उसके बाद से ही बीजेपी ने इस सीट को अपने कब्जे में लिया था। जाहिर तौर पर इस क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन जैसा आपने कहा संजय, क्या एमएसपी जो 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात हो रही है उसको लेकर 2400 का ऐलान हुआ, क्या उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में जो है असंतोष है? जी बिल्कुल, हम बताते कि जो घोषणा करी थी 2700 रुपए की एमएसपी की और अभी वर्तमान में 2400 रुपए दिए जा रहे हैं, तो किसान कहीं न कहीं ये 100 रुपए आक्रोशित नजर आ रहा है। एमएसपी चने की ले ले या गेहूं की ले ले, अनाज की कोई भी एमएसपी पूरी नई सरकार नहीं दे पा रही है। संजय, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पार्टी के केंद्र के बड़े नेताओं ने बीजेपी के यहाँ पे आके जबरदस्त प्रचार प्रसार किया, तो क्या लगता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी है या फिर जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनका भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करें हम तो देवास में भी सीएम मोहन यादव ने भी रोड शो करा, सभाएं करे और भी बड़े बीजेपी के नेता भी आए हैं देवास में सभा करने के लिए, परंतु बीजेपी फैक्टर जो है केंद्रीय मुद्दे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं चुनाव में। चलिए संजय, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए योगेश के पास चलेंगे। योगेश, इंदौर में चर्चा प्रत्याशी की ज्यादा हुई है, वहां के स्थानीय मुद्दों को छोड़कर हालात ही कुछ ऐसे बन गए। उसके बाद हमने देखा कि दोनों ही दलों की तरफ से इस तरह के बयान आए और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इंदौर के मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है कि पहली बार शायद राजनीति में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई पार्टी प्रत्याशी ना उतारकर नोटा को प्रमोट कर रही है। किस तरह की स्थिति देखने को मिली है इंदौर में, क्योंकि पिछली बार भी चौथे चरण में अगर बाकी सीटों के मुकाबले देखे तो इंदौर का वोट प्रतिशत कम रहा था। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, मध्य प्रदेश में इंदौर का जो शहर है वो पहले से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा चुका है, क्योंकि जीत परिणाम के पहले यानी मतगणना के पहले ये तय हो चुका है कि शंकर लालवानी अगली बार के सांसद चुने जाएंगे। अब ये घटनाक्रम जो हुआ है वो अक्षय क्रांति बम के कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन वापसी के बाद से घटनाक्रम हुआ। अब क्योंकि नोटा के लिए प्रमोट किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, तो ये तो तय था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और आज सुबह से हमने देखा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में थोड़ी सी भीड़ देखी गई है। हजरा नगर, आजाद नगर, अन्य जो क्षेत्र है उनमें थोड़ी सी सुबह से लंबी कतारें देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नोटा के लिए जो मुस्लिम मतदाता वो नोटा को सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आ सकता है जब मतगणना होगी। अब जो कि अभी जो मतगणना का मतदान का जो प्रतिशत है वो सुबह से ही कम रहा। सुबह हम देखें तो सुबह पहले 2-2 घंटे के जो हम अंतराल में देख रहे हैं कि 7 से 9 बजे तक 11% था, 11 बजे के बाद में 7 से 9 तक 11 के बाद में जो प्रतिशत रहा 17% रहा। उसके बाद 1 बजे तक ये प्रतिशत 38% गया। जब ये आंकड़ा कम रहा, प्रतिशत कम रहा, तो प्रशासन भी 1 बजे के बाद 11 बजे के बाद से चौकन्ना हो गया और उन्होंने उन क्षेत्रों में नजर रखी जहां से लोग बाहर नहीं निकल रहे। इसके बाद में देखा गया कि जो मध्य क्षेत्र है, बाजार क्षेत्र है, वहां पर व्यापारियों ने अपने संस्थान खुले रखे थे और व्यापार खुले रखने के बाद में उनको पीछे से व्यापार चल रहा था। इसके बाद में व्यापारी एसोसिएशनों को प्रशासन ने कड़ी फटकार लगी, जिसके बाद में कड़ी फटकार के बाद में पूरा मार्केट बंद कराया गया। वहां के जो कर्मचारी थे उनको मतदान के लिए भेजा गया। कई और संस्थाएं ऐसी है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी कई जगह छापे मारे गए और कई जगह छापे मारने के बाद वहां के संस्थानों को सील किया गया। कई ऐसे मामले 4 से 5 बड़े संस्थानों पर छापे मारे गए। इसके बाद में मतदान के प्रतिशत में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और अब जाके 3 बजे तक का जो आंकड़ा था 48% का आंकड़ा हुआ। अब जो अनुमान जो भाजपा लगा रही थी वो 55% का अनुमान उनका भी था और ये तो तय था कि जब प्रत्याशी कांग्रेस का सामने नहीं है तो ये 69% जो पिछली बार 70% पे किसी भी कीमत पे पहुंचा नहीं है। 50 से 55% के बीच में आंकड़ा पहुंचे कि 48% के लगभग तो 3 बजे तक आंकड़ा था। अब कुछ जो लोग थोड़े बहुत जो लोग बच गए वो मतदान कर रहे हैं और 50 और 55 के बीच में ये प्रतिशत रहेगा। इससे ज्यादा वोटिंग बढ़ने की संभावना नहीं की जा रही। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान जरूर ज्यादा होगा, शहरी क्षेत्रों में लोगों का रुझान कम गया।
हमने कई मतदान क्षेत्र ऐसे घूमे जो पिछली लोकसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट की बात करें, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे थे, लंबी लंबी कतारें लग रही थी। जब शंकर लालवानी जहां से वोटिंग करते हैं उस वोटिंग बूथ पर भी हमने कई बार लंबी कतारें देखी, लेकिन आज हमने जब देखा तो वहां पर थोड़ा सन्नाटा बच रहा हो, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। तो शहरी क्षेत्र में लोगों का रुझान थोड़ा सा कम देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान अच्छा हुआ है, लेकिन ये भी प्रतिशत 50 से 55 के बीच में नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर इंदौर का जो मतदान प्रतिशत है यही रहेगा। अब इसमें जीत तक सुनिश्चित है और जीत का आंकड़ा भी बढ़ा जाएगा। अब नोटा के लिए भी काफी बड़ी आंकड़े में नोटा के वोट पड़ने वाले हैं अभी से। जाहिर तौर पर योगेश, एक सवाल ये भी है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जो लोग वोट देने आ भी रहे हैं वो किसके पाले, क्योंकि फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि मैदान एक तरफा हो चुका है, तो जो मतदान करने आ रहे हैं वो ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर कोई प्रत्याशी ना उतारकर या किसी निर्दलीय को समर्थन ना देकर नोटा को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश की है, तो क्या इसका इस तरह का प्रभाव है कि कुछ जनता जो है कोई वोट ही करने नहीं आना चाह रही कांग्रेस के जो समर्थक हैं, और सिर्फ यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के समर्थक जो है वोट करने आ रहे हैं? देखिए, अभी से कांग्रेस की गढ़ वाले क्षेत्र की बात करें तो वहां पर नोटा के लिए लोग बाहर निकले और लंबी लंबी कतार देखी गई, लेकिन बाकी जो अन्य क्षेत्र है ना उसमें नोटा के लिए भी लोग बाहर निकले। भले वोट न डालने आ रहे हो, लेकिन जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो तय था कि वो बीजेपी के सपोर्ट में आ रहे हैं। कई युवा थे जिनसे हमने बात करी, उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट की बात करी। जितने भी लोग निकल रहे हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में निकल रहे हैं। नोटा के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस के गढ़ के अलावा कोई बहुत ज्यादा संख्या में लोग नोटा को समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग निकल रहे हैं वो बीजेपी के निकल रहे हैं। तो एक बड़ी जीत का जो है इस बार रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर एक बार फिर, क्योंकि पिछली बार शंकर लालवानी 5.5 लाख के बढ़त से जीत दर्ज की थी और इस बार उससे बड़ा आंकड़ा ये तय है कि 8 लाख 10 लाख का जो आंकड़ा बीजेपी मान के चल रही थी, हो सकता है कि उस आंकड़े को छुए, क्योंकि 50 से 55% अगर वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 13 लाख 14 लाख के लगभग में जाएगा, 12 13 14 लाख के लगभग में जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। 10 लाख अगर वोट भी मिलते हैं बीजेपी को और बाकी अन्य दलों को वोट मिलते हैं तो 1.5 से 2 लाख का वोटिंग डिवाइडेड होगा। तो 10 लाख 8 से 10 लाख के रिकॉर्ड जीत तो तय मानी जा रही बीजेपी की इंदौर में। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। खैर, जनता की जानकारी के लिए बता दो, पिछली बार यहाँ से शंकर लालवानी 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से जीते थे। अब देखना होगी शाम तक ये वोट प्रतिशत कहाँ जाता है। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी दुर्गेश भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, उज्जैन की सीधे बात करते हैं। आप वहाँ कवर करने पहुंचे थे, जबरदस्त रोड शो था वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का। क्या उसी तरह का उत्साह वोटर्स में भी दिखने को मिल रहा है उज्जैन में? मतदान होना है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो गृह क्षेत्र है उज्जैन में भी मतदान सुबह से ही शुरू है। और जिस प्रकार से वहां के जो प्रत्याशी हैं उज्जैन से अनिल फिरोजिया, उनके पक्ष में जिस तरीके से हमने देखा था, अपने दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरीके से उनके समर्थन में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे थे, जो वहां की जनता थी किस प्रकार से उमड़ी थी, उनको देखने को आतुर थी और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था। और उसके साथ ही जब हमने लोगों से बातचीत की तो जो वहाँ की उज्जैन के जो मुद्दे हैं तो वो ये हैं, जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उज्जैन केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और खास तौर पर पीएम मोदी के चेहरे पर लोग वोट दे रहे हैं। उसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। जो प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं सीएम, लेकिन जो जनता है, जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार के यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे प्रभावशील नहीं है। वो राष्ट्र हित में और राष्ट्र को बढ़ाने के लिए वो पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए वो कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, हम पीएम मोदी को वोट देने जा रहे हैं। तो उज्जैन में भी लगातार जिस प्रकार से वहां की स्थिति थी, वोटिंग हो रही थी। यदि आंकड़ों की बात करें, जो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं अब से, तो 3 बजे के आंकड़े में उज्जैन 60.83% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। अभी शाम 5 बजे के आंकड़े आने शेष हैं और कह सकते हैं हम कि जिस प्रकार से वर्ष 2019 में जो फाइनल आंकड़े थे, लगभग 77% फाइनल मतदान हुआ था,
तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शाम 6 बजे तक जो वोटिंग होनी है, उसके बाद जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये अब की अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले बार का आंकड़ा था उसको अब की बार पार किया जा सकेगा, क्योंकि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव प्रबंधन समिति ने मेहनत की है। अभी कल की बात है कि जब कल शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जब प्रदेश भाजपा के दिग्गज जब बैठक ले रहे थे, तो उसमें जो चुनाव प्रबंधन में जो 13 टोलियां काम कर रही थी, उनके लिए टास्क दिए गए थे, कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए थे कि 10-10 वोटरों को आपको पोलिंग बूथ तक ले जाना है। उसके साथ ही जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को फोन लगाएंगे, विधायक को फोन लगाएंगे, विधायक मंडल अध्यक्ष को फोन लगाएंगे, मंडल अध्यक्ष बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारियों को फोन लगाएंगे। यहाँ तक कि जो बीजेपी के मंत्री हैं और कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ये भी कहा था बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारियों से कि जिस पोलिंग बूथ में जिस प्रभारी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाएगा उसको हम पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो इस वजह से भी जो कार्यकर्ता है वो पूरे मनोयोग से वोटिंग कराने को लेकर के मतदाताओं को बाहर निकालकर मतदान केंद्र तक ले जा रहे हैं। कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। यहाँ पर जो बार रूम, महिला बार रूम बनाया गया था उसका निरीक्षण किया, पल पल की पूरे प्रदेश की अपडेट ली। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया था, उसके साथ ही बीजेपी के जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रही माया नारोलिया, उनको राज्यसभा सांसद बनाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके उत्थान की बात करती आ रही, तो महिलाओं को साधने में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महिला मोर्चा लगातार महिला कार्यकर्ताओं को घरों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और लगातार जिस प्रकार से पूरा संगठन सक्रिय है मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछली बार 2019 चुनाव के जो आंकड़े थे 77% से ज्यादा, अभी तक जिस प्रकार से जो आंकड़े निकल करके आए हैं, तो उम्मीद है कि जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो पिछली बार का चुनाव के जो आंकड़े थे उसको पार किया जा सकेगा इससे। दुर्गेश, क्या लगता है, क्योंकि जैसा आपने कहा जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि महिला वोटर्स का जबरदस्त समर्थन बीजेपी को मिला, लेकिन इस बार अगर हम बात करें 3 चरणों में जो औसत वोट प्रतिशत है अभी तक 67% रहा है। आज आखिरी चरण का मतदान है और जैसा कि हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार मीटिंग्स हुई थी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सीधा संदेश देने की कोशिश की थी कि जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम होगा वहां पर जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी जो चुनाव प्रभारी है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल रही है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास खोने के लिए है और पाने के लिए वोट प्रतिशत है। जनता का अपार जन समर्थन है जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक नेताओं को चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार से जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके क्षेत्र में यदि वोटिंग फीसदी घटा तो उनकी जो मंत्री पद की कुर्सी है वो खतरे में आ जाएगी। विधायक जो हैं उनके भविष्य की राजनीति पर खतरा जरूर मंडराएगा। यही वजह रही कि विधायक से लेकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ ही मंत्री जो हैं सरकार में, मोहन सरकार में, तो कहीं ना कहीं पूरे मनोयोग से, कहीं ना कहीं पूरी मेहनत से इस चौथे चरण के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मालवा निवाड़ अंचल की 8 की 8 सीटों पर जहां मतदान होना है, वो 8 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी जिस प्रकार से वहां के समीकरण निकले हैं, जिस प्रकार से हमने वहां की राजनीतिक जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की, जो राजनीति के पंडित है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से 8 की 8 सीटें में राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावशील हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो कहीं किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। हालांकि 2-3 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस थोड़ी चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में जो विधायक, मंत्री, पदाधिकारी संगठन के वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और महिला मोर्चा भी लगातार सक्रिय है। यूथ का जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो भी लगातार सक्रिय है। तो कह सकते हैं अब से कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मिशन में रहती है और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता लगातार रिचार्ज रहते हैं, वो मानसिक रूप से कभी थकते नहीं है। कल जब सीएम मोहन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे थे तो वो जो बूथ लेवल की कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसे में ये संदेश जाता है जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है
तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जो हमारे प्रदेश का मुखिया है वो एक बूथ कार्यकर्ता के साथ बैठ करके भोजन करता है, उनके साथ बातें करता है। और कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्पष्ट किया है कि जो बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी ज्यादा मतदान कराएंगे अपने पोलिंग बूथ पर, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलाया जाएगा। ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को रिचार्ज मानते हैं और पूरे मेहनत के साथ लगातार चुनाव में सक्रियता और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया दुर्गेश, बने रहिए हमारे साथ। हम देवास का रुख कर लेते हैं। संजय जी, पिछली बार सबसे ज्यादा वोट अगर देखें तो इसी चरण में देवास पे पड़ा था, लेकिन सवाल ये भी है कि जैसा आपने बताया कि अभी तक 3 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसमें वोट प्रतिशत उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, और पिछली बार के जो आंकड़े हैं वहां तक प्रतिशत पहुंच पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर है कि एक तरफ बीजेपी ने अपने उसी प्रत्याशी पर भरोसा जताया, लगातार 2 बार से महेश सोलंकी पर भरोसा जताया, तो भाई कांग्रेस ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदला है, राजेंद्र मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है, तो जनता में किस तरह का इसको लेकर रुख नजर आ रहा है? जी अभिषेक, हम बता दें कि 2019 में जज का पद छोड़कर बीजेपी में आए थे महेंद्र सिंह सोलंकी, और वापस से वो बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है और उन्हीं को टिकट दिया है। और हम बात करें तो देवास जो इंदौर के राजेंद्र मालवीय है उन पे कांग्रेस ने विश्वास जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया देवास से। अगर जनता की बात करें तो जनता के मन में क्या है, ये तो आज ईवीएम में फैसला, बाकी का फैसला बंद हो जाएगा दोनों प्रत्याशियों का, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। परंतु इनकी अगर माने पब्लिक की, जनता की हम राय, तो ये जनता से कोई विकास के मुद्दों को चाहती है, विकास चाहती है और रोजगार। ठीक है, शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश और योगेश। तो विस्तृत जानकारी हमारे रिपोर्टर लगातार दे रहे हैं। 1 घंटे के अंदर मतदान आज चौथे चरण का और मध्य प्रदेश के आखिरी चरण का समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद पता चल पाएगा कि इस बार का मतदान प्रतिशत कैसा रहता है। हालांकि अभी हालत ये बता रही है कि पिछली बार से ज्यादा की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि पिछली बार के बराबर भी हो तो बेहतर स्थिति हो सकती है।